हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आप देख रहे हैं तनवीर रियाज यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम एक पीएचडी स्कॉलरशिप होल्डर कैंडिडेट के साथ बैठे हैं। जैसे प्रीवियसली मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह किए और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसको, तो वो रिलेटेड थे मास्टर्स स्कॉलरशिप और मास्टर एडमिशन के हवाले से। तो आज चूँकि आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ कमेंट्स थे कि पीएचडी एडमिशन्स और पीएचडी स्कॉलरशिप के बारे में गाइड किया जाए। तो अभी चूँकि पीएचडी एडमिशन्स ओपन हैं इटली में, पूरे इटली में। तो ये मेरे साथ जो हैं मुसव्विर अली बैठे हैं और इन्होंने स्कॉलरशिप विन किया 38 साइकिल में। और 38 साइकिल 22 का लास्ट नवंबर से शुरू हुआ हुआ है वो सेशन। तो ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी हैं और इनकी जो एक चीज़ मुझे पसंद है, ये अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली अब चूँकि हम मास्टर्स एडमिशन्स डिस्कस नहीं कर रहे, हम पीएचडी एडमिशन डिस्कस कर रहे हैं। और पीएचडी एडमिशन्स में मैं ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो अगर आप खुद सॉल्व करते हैं तो देन आप आगे रिसर्च भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। उसको आप ये समझें कि पीएचडी है क्या और आपने उसमें करना क्या है। आप देखें, एज आ रिसर्चर आते हैं किसी भी कंट्री में या इवन इटली में या किसी भी यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे रिसर्चर की डेफिनेशन क्या होती है कि दुनिया जहाँ की कोई भी प्रॉब्लम है वो आपने खुद सॉल्व करनी है। ये हो सकता है कि आपको सपोर्ट मिल जाए, आपको रेलेवेंट मटेरियल मिल जाए, आपको कोई सपोर्टिंग हेल्प मिल जाए, पर ये हमने स्पून फीडिंग नहीं करनी कि भाई कोई हमारी उंगली पकड़ेगा और एंड तक हमारी डिग्री लेके चला जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि आपने इधर आके आपकी जो रिसर्च है वो आपने अपनी खुद से सॉल्व करनी है। अच्छा, अब मेन कॉमन सवाल, अभी आप बैठे हैं, पाकिस्तान बैठे हैं या जो भी है, आप मास्टर्स अभी कंप्लीट हुआ है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे हमने अप्लाई करना है और उसकी क्या आपकी जो है रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि आप ब्लैंक बैठे हैं पाकिस्तान में और आप बाहर आना चाह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री, इटली में, यूरोप में आना चाह रहे हैं। तो कॉमन सवाल आपका जो मुझे भी आप करते हैं कि सर हम स्टार्ट कहाँ से लें, क्या करें, सबसे पहले किधर जाएं, कौन सी वेबसाइट देखें, कहाँ पे अप्लाई करें, कौन सा प्रोजेक्ट देखें। तो ये सवाल हम मुसव्विर साहब से करते हैं और होपफुली ये अच्छा गाइड करेंगे। तो सवाल आप समझ गए हैं कि मैं ब्लैंक बैठा हूँ, टोटली ब्लैंक बैठा हूँ पाकिस्तान में, और मैं चाह रहा हूँ आज ही मैं अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करूँ। तो मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले जो मैंने जिस तरह अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया था वो ये था कि मैंने स्कॉलरशिप नेटवर्क से स्टार्ट किया, जो जी वकार बेग का साहब का ग्रुप है और वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जैसे ज्वाइन हो गया तो फिर इटली की वकार बेग साहब जो है ना, वो खुद ही बहुत मेहनती आदमी हैं। वो खुद ही एक रेनफॉल का डॉक्यूमेंट बनाते हैं। वहाँ पे जो है वो रेनफॉल डॉक्यूमेंट में पूरी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होती है, वहाँ पे सारी एप्लीकेशन की लिंक्स होती हैं और वहाँ पे डेडलाइंस वगैरह भी होती हैं, जो आपको जहाँ से पूरा आइडिया हो जाता है कि मतलब ये यूनिवर्सिटी, इसका एडमिशन चल रहा है, इसका डेडलाइन कब है, इसका लिंक है। और उसके बाद आप वहाँ से मतलब देखोगे, स्टार्ट करोगे यूनिवर्सिटी से। फिर बाद में आपके पास जनरली जब आप इटली के लिए किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपके पास मेनली जो है वो दो चीज़ें होनी चाहिए। एक प्रपोजल होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल। दूसरा जो आपका है वो मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। अब रिसर्च प्रपोजल में आप जो है अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट है जो आप करना चाहते हैं, उसका आप पूरा लिटरेचर रिव्यू, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी लिखेंगे। बेसिकली वो जो रिसर्च प्रपोजल होता है, अगर उस पे मैं बात करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि लाज़मी नहीं है कि आप उसी प्रोजेक्ट पे काम करो। मोस्टली ये नहीं होता है कि आप उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बट द रिसर्च प्रपोजल जो उसकी जो मेन मकसद है ना, उसका ये होता है कि यहाँ पे वो आपको इवेल्युएट करना चाहते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे को रिसर्च प्रपोजल लिखना आता है, इसको पता है कि मुझे रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना चाहिए और इसके रिसर्च बैकग्राउंड मतलब स्किल्स कैसे हैं। तो आप अपने एमएस के थीसिस है उससे रिलेटेड पॉसिबली उसका अगर आप एक्सटेंशन सोचें
कि उसको एक्सटेंड किस तरह किया जाए। आपने ऑलरेडी एमएस किया होता है, आपने रिसर्च वगैरह बहुत किया होता है चीज़ों पे, तो आप उसी का ही एक्सटेंशन बना के एक प्रपोज कर दें आइडिया। और आप जो है, मैं यही कहूँगा कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको आप कहें कि आप काइंडली हमें एवेल्युएट करके दें। काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो हेल्प भी करते हैं। अब डिपेंड करता है, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, मगर आपने क्लोज फ्रेंड्स को देखें या पीयर्स को देखें, उनसे आप अपना प्रपोजल एवेल्युएट कराएं ताकि वो आपको पॉसिबल मिस्टेक्स बताएं। ठीक है, ये आपका प्रपोजल जब हो जाएगा, एवेल्युएट हो जाएगा, तो ये आप अपना साइड पे बना लें। उसके बाद आपके पास आ जाता है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर में आपने ये लिखना है कि भाई आप पीएचडी करना क्यों चाहते हैं। तो उसमें सारा आप अपना पहले तो बैकग्राउंड लिखें कि मेरे क्या क्या स्किल्स हैं, फिर आप ये बताएं कि भाई मैं पीएचडी क्यों करना चाहता हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ सैंपल्स ऑन मोटिवेशन लेटर्स। आप एग्जैक्टली उन चीज़ों को फॉलो ना करें, बट आप ब्रीफली ये बता सकते हैं कि हाँ भाई मेरा मकसद ये है। मेनली लोग ये रखते हैं कि हम रिसर्चर बनना चाहते हैं, हम एकेडमिया में आना चाहते हैं। और उसके बाद आखिर में मतलब जो मुझे एक बंदे ने सजेस्ट किया था जब मैं अप्लाई कर रहा था, आप आखिर में आप ये लिखें कि मैं अपने मुल्क को सर्व करना चाहता हूँ। वापस आके वहाँ से रिसर्च सीख के मैं अपने मुल्क में आके सर्व करूँगा। मैं अपने यूनिवर्सिटी में आके बच्चों को जो है वो सिखाऊंगा कि रिसर्च कैसे होती है। मतलब इससे फिर ये होता है कि यार उनको आइडिया होगा कि हाँ भाई ये बंदा जो है यहाँ से फ़ायदा लेके जाएगा और वहाँ पे भी जाके कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करेगा, अपने मुल्क में जाके कंट्रीब्यूशन देगा। ये 2 चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आइल्स अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड फॉर इटली, ठीक है। अगर नहीं है तो आइल्स इटली वाले नहीं मांगते हैं। उसके बाद आपके पास डिग्रीज़ होनी चाहिए। डिग्रीज़ अटेस्टेड होना लाज़मी नहीं है व्हेन यू आर अप्लाइंग, बट आप करवा लेंगे तो आपको बाद में जब आप एडमिशन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वो टाइम आपका बच जाएगा। मगर जब आप जस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप डिग्रीज़ को स्कैन करवा लें, मार्कशीट वगैरह को, और ट्रांसक्रिप्ट्स जो भी हैं वो आप अपने स्कैन करवा लें और ये एक फ़ोल्डर बना लें। और आपने करना बहुत सिंपल है। ये जब आपकी सारी चीज़ें रेडी हो जाएँ, आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, यूरोपास सीवी। यूरोपास सीवी फॉर्मेट जो है ना आपका होना चाहिए। सीवी बना है यूरोपास, उसमें सबसे पहले टॉप पे जो है ना आपकी बायोडाटा के बाद एजुकेशनल डिटेल्स आनी चाहिए कि आपकी एजुकेशन डिटेल है। उसके बाद एजुकेशन टॉप पे इस वजह से आनी चाहिए ताकि जब आपकी एकेडमिक बोर्ड यहाँ पे एप्लीकेशन एवेल्युएट करे, उनको पता चले कि भाई इसने कहाँ कहाँ से डिग्रीज की हैं। उसके बाद आपका वर्क आना चाहिए, उसके बाद आपका रिसर्च इंटरेस्ट आने चाहिए कि क्या क्या है। उसके बाद नीचे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस रखें। यूजुअली मैंने देखा है कि लोग वर्क एक्सपीरियंस को पहले रख देते हैं, तो नहीं। जब आप एकेडमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आपकी एजुकेशन, फिर रिसर्च इंटरेस्ट, फिर आपके जो है नीचे पे जो है वर्क एक्सपीरियंस आना चाहिए। और बाद में आप जो चीज़ें रेफरेंसेस वगैरह डालना चाहते हो तो ये चीज़ें होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं भूल गया, रेफरेंस लेटर। रेफरेंस लेटर जो है वो सबसे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको कहेंगी कि रेफरेंस लेटर अपलोड करें, ठीक है। वो आप कुछ अपने प्रोफेसर से करवा लें। अब ज़रूरी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि रेफरेंस लेटर लोग अपने प्रोफेसर से मांगते हैं जिसने उनको एमएस करवाया है। ये ज़रूरी नहीं होता है। आप रेफरेंस लेटर किसी भी बंदे से मांग सकते हैं जो किसी अच्छे इदारे में काम कर रहा हो सकता है अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहे हो तो वहाँ से अपने कलीग से मांग लें, या कोई भी जो अच्छा बंदा है जो ऑलरेडी किसी अच्छी जगह पे सर्व कर रहा है, जिसकी पीएचडी हो चुकी है, आपको उस कैपेसिटी में वो रेफरेंस लेटर दे सकता है। मतलब लोगों को जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है रेफरेंस लेटर लेने में, वो ये आती है कि वो ये सोचते हैं कि मुझे अपना प्रोफेसर देगा, और समटाइम्स हमारे प्रोफेसर पाकिस्तान में बेचारे बिजी होते हैं, ठीक है। अब उन पे मैार भी नहीं दे सकते हैं ना कि आप गलत हो, तो फिर बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं। रेफरेंस लेटर आप किसी से भी बनवा लें, आपके पास हार्ड कापीज होनी चाहिए अपने पास, और आप उनको हार्ड कापीज को उन बंदों को भी दे दो ताकि जब आप किसी जगह पे वो रेफरेंस अपलोड करना है तो वो इजीली कर सके अपलोड। सम यूनिवर्सिटीज आस्क फॉर अपलोडिंग, सम यूनिवर्सिटीज आपको क्या करती हैं कि रेफरी की ईमेल मांगती हैं और रेफरी जो है वहाँ पे अपलोड कर देता है।
रेफरेंस लेटर। तो ये प्रोसीजर है, मैं समझता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है। ये आपके पास जब सारी चीज़ें आ जाएं तो आप एक फोल्डर बना लो, और आप, मेरे ख्याल से हार्डली हाफ एन आवर लगता है एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। फिर आप अप्लाई करोगे, और उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन आ जाए, या ड्यूरिंग आप अप्लाई कर रहे हो, तो कोशिश करो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन भी करवा लो, क्योंकि प्रोसेस बहुत शार्ट होता है। आपका एडमिशन हो जाता है, फ़ौरन आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं, बोर्ड से आप अटेस्ट करवा लो, यूनिवर्सिटी से करवा लो, क्योंकि इसमें भी महीना डेढ़ लग जाता है, ताकि आपको फिर वीज़ा प्रोसेस में जो है मसला ना आए, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड आजकल चल रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है। तो कोशिश करो कि मीनवाइल ये डॉक्यूमेंट्स भी अपने रेडी रखो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें थी। कोई और क्वेश्चन आपका? हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया। मुसव्विर साहब ने बड़ा डिटेल में गाइड किया, इसको मैं समराइज़ भी करता हूँ। और फिर आपके सामने एज अ एग्जांपल आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में से कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान में से हूँ, लाड़काना से बेसिकली। हाँ, देखें, लड़काना से हैं और लड़काना के लोग भी यूरोप में हैं, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और ये भी बता दें कि आपका बैचलर और मास्टर कहाँ से है? मेरा बैचलर है म्यूट जामशोरो से, और मेरा मास्टर्स जो है मैंने जीकी से किया था, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, और अभी पीएचडी के लिए मैं यहाँ पे आ गया। चलें, ये देखें, ये इनकी प्रोफाइल है और पाकिस्तान से पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं। तो वहाँ के पढ़े हुए लोग ही यूरोप में आते हैं और यूरोप में आके एक अच्छी रिसर्च करते हैं। तो मैं इनको, चूँकि ये सेम बैच के हैं हम, और हमारी हार्डली मुलाकात होती है क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो पर इनकी मैंने प्रोफाइल देखी और यहाँ पे भी ये एज एक टैलेंटेड पर्सन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा, और भी मैं बड़ी कम्युनिटी को जानता हूँ, क्योंकि मुसव्विर एक ऐसा बंदा है कि इसने कभी भी अपनी जो रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कभी किसी से सॉल्व नहीं कराई। यही एक अच्छी बात है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उसको आप अगर खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो देन यू विल बी सक्सेसफुल इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो अभी इन्होंने जो सारा एक्सप्लेन किया वो मैं जल्दी जल्दी क्विकली उसको समराइज़ करता हूँ। पहला देखें, मेरा सवाल इनसे ये था कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो इन्होंने कुछ फेसबुक के ग्रुप्स हैं जिसमें स्कॉलरशिप नेटवर्क है, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन इटली है, पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग है। तो आप इस तरह सर्च करेंगे तो आपको 100 ऑफ ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो उनमें से जो मेन टॉप ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें, और यानी कि आप सोशल मीडिया यूज़ करें एक अच्छे मकसद के लिए, और उनके अंदर जो पोस्ट आ रही हैं उनको रेगुलरली आप रीड आउट किया करें। फिर इन्होंने बताया कि एक पीडीएफ की फ़ाइल, जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने एक पीडीएफ की फ़ाइल कंपाइल की होती है, और उस फाइल में, यानी कि आपके सामने हलवा तैयार है, अब आपने खाना है उसको। आपका कह लें कि 1 मंथ का, 2 मंथ का जो काम है, यानी कि जो आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, वो ऑलरेडी जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने की होती है। यूनिवर्सिटी का नाम है, उसका एप्लीकेशन लिंक है, और उसकी डेडलाइन है। ये पूरा एक कॉलम टेबल बना के आपको उस फाइल में मिल जाता है। और मैं कोशिश करूँगा उस फाइल का लिंक जो है ना इस वीडियो के कैप्शन में डाल दूं, ताकि आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकें। इन दिनों में, जैसे अभी अप्रैल है, तो मार्च से पीएचडी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये चलेंगे नवंबर से पहले तक, क्योंकि नवंबर से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो अक्टूबर एंड तक ये एडमिशन होते रहते हैं। अब पीएचडी एडमिशन है क्या, उसको समझे। पीएचडी एडमिशन देखें, रेगुलर बैचलर मास्टर डिग्री प्रोग्राम नहीं है, ये पोजीशन बेस्ड एक आपकी हायरिंग होती है। एक प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस होता है, मे बी यूनिवर्सिटी ने भी वो प्रोजेक्ट यूरोपीय यूनियन से विन किया हो, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन पीएनआरआर से विन किया हो। तो उस प्रोजेक्ट पे उन्हें लाजमी 5, 6, 7 लोग हायर करने होते हैं। अब उन लोगों में पीएचडी भी होते हैं, उनमें रिसर्च फेलो भी होते हैं, उनमें और कैटेगरी भी आती हैं, इवन फैकल्टी मेंबर्स भी उन्होंने हायर करने होते हैं। तो इसी तरह वो फिर अनाउंस करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट आपका ऑलरेडी सम टाइम डिफाइन होता है। अब उस पे, जैसे इन्होंने बताया कि आपने रिसर्च प्रपोजल कंपाइल करना है, तो आप पहले देखें कि वो जो पोजीशन है, वो जो टॉपिक है, वो जो प्रोजेक्ट है, उसका बैकग्राउंड पढ़ें, उसको समझें। उसके ही आपने फ्यूचर प्लान और जो आपने प्रपोजल लिखना है ना, उसको ही आपने इनलाइन करनी है चीज़ें। अब ये नहीं कि प्रोजेक्ट है आपका रिन्यूएबल एनर्जी पे, और इधर आप कोई एआई पे काम, मशीन लर्निंग पे आपने लिखा हुआ ऑलरेडी और जमा करा दिया। तो रिलेटेड अगर हाँ, होगा तो इट वुड बी वेरी गुड थिंग, क्योंकि
फिर आपको सपोर्ट करेंगे, आपको स्कोर ज़्यादा देंगे अगर आपका टॉपिक रिलेटेड है। अगर आपका टॉपिक रिलेटेड नहीं है तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि यार ये बंदा हमारे काम का नहीं है। टॉपिक आपका रिलेटेड एटलीस्ट अगर लाइक डीप लर्निंग की फील्ड है, उसमें आप फॉलो करते हैं तो फिर डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट के लिए ही अप्लाई करें। ये लाज़मी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने समटाइम्स इस तरह भी होता है कि लोग 2-3 प्रपोज़ल बना के रख देते हैं अपने पॉसिबल टॉपिक्स पे जिस पे काम करना चाहते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि प्रपोज़ल उस टॉपिक पे बनाएँ जिस पे आपको पहले से नॉलेज है। ऐसा ना हो कि आप कुछ और बना रहे हैं जिस पे नॉलेज नहीं है, फिर आपको बाद में बहुत बड़ी मुश्किल होगी जहाँ पे आप अराइव होंगे। उस पे खैर हम बाद में बात करेंगे, अभी तनवीर समराइज़ेशन कंटिन्यू करेगा। तो ये आगे रिसर्च प्रपोजल की, फिर उन्होंने सीवी का बताया, सीवी कैसे कंपाइल करनी है यूरोपास पे पूरा, ठीक है, वो आप स्टार्ट में इनकी कमेंट्स देख सकते हैं। फिर उन्होंने मोटिवेशन लेटर पे डिटेल में आपको समझाया, वो आप बनाए अपना। देन उन्होंने बताया कि रेफरेंस लेटर्स जो हैं, रेफरेंस लेटर में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके मास्टर्स डिग्री के प्रोफेसर हैं सम टाइम वो आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं, सम टाइम वो नहीं रिप्लाई, या आप भी उनसे डर के मारे आप उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते, तो ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी ऐसे पर्सन से रब्ता कर सकते हैं जो कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है और आपका अच्छा दोस्त है, आप उसका नाम एज अ रेफरी डाल सकते या हैं। किसी उसने पीएचडी क्वालिफाई की हुई है और हाँ, वो किसी अच्छी जगह पे इंटरनेशनल बंदा बेशक क्यों बिल्कुल, ना हो। मैंने कहा यानी कि अभी करंटली वो बाहर है किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, आप उसका नाम भी डाल सकते हैं, क्योंकि रेफरी बस यही पूछता है कि इस बंदे ने अप्लाई किया है, इसको आप रिकमेंड करते हैं या नहीं करते, तो वो ऑलरेडी एक लेटर लिखा होता है, हमने उसको अपलोड कर देते हैं। तो ये चीज़ थी। और फिर एट द एंड अगेन मैं आपको कहूँगा कि अपना पहले होमवर्क करें, और ये सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं ये आप कर सकते हैं, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, या किसी की रिक्वेस्टें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर बैठे ये सारी चीज़ें खुद कंपाइल करके बैठ जाएंगे, जैसे उनका एक फ़ोल्डर बना के रख लेंगे, देन आपने अप्लाई करते जाना है। पोजीशंस अनाउंस हो रही हैं, हुई भी हैं और होएंगी, ठीक है, अभी कुछ मंथ्स में होती रहेंगी। तो आपने जस्ट उस लिंक पे जाना है, अप्लाई करना है, विद इन 1 आवर आपका अप्लाई हो जाएगा। और फिर इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया लास्ट पे, ये इनके 2 सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं। पहला इनका सिलेक्शन होता है आपकी क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। उसके सपोज करें कि 50 मार्क्स हैं, अब 50 मार्क्स ये अपलोड कर देते हैं कि आपने इतने अचीव किए। उसमें जैसे बताया कि आपकी सीवी है, आपके डिग्रीज हैं, आपका रिसर्च प्रपोजल है, आपका मोटिवेशन लेटर है, इन सब की मार्किंग होती है। अच्छा, अब अगर आपने क्वालिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन वाला स्टेप क्लियर कर लिया है, देन आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो ये 2 ही स्टेप हैं, क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यू, ये 2 टेस्ट होते हैं। पहला आपका डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे है टोटली, और दूसरा आपका वर्बल इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, ठीक। तो अगर आपने पहला क्वालिफाई कर लिया है, देन देयर आर 70-80% चांसेस यू विल बी सिलेक्टेड इन फाइनल कॉल। तो आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के बाद फिर ये फाइनल लिस्ट लगा देते हैं, और विद इन 1-2 मंथ्स ये फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, इतना कोई लेंथी ये वेट भी नहीं कराते। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था, और मुसाविर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने टाइम दिया और बड़ा अच्छा गाइड किया आपको। और मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।